तो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर की एग्जाम डेट आ गई है, जो कि फाइनली 25 फरवरी 2024 को एग्जाम डेट रिलीज कर दी गई है। ऐसे में बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज है कि आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है, कहाँ से करना है, वो सभी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो आप सबसे पहले देखिए 20 नंबर का आपका जो होगा ना, श्रम कल्याण कानून यानी कि श्रम कल्याण अधिनियम से क्वेश्चन बनाएगा, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन से। तो इस वीडियो में हम टोटल यहाँ पे 132 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो श्रम कल्याण कानून से महत्वपूर्ण प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। और जो कैंडिडेट सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर नहीं किया है वो डाउनलोड कर ले, जहाँ पे आप लोगों को मॉक टेस्ट प्लस PDF अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले चलिए, हम आप लोग के पास कंटेंट नहीं है तो कंटेंट क्या पढ़ें। तो देखिए कंटेंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे टोटली मिल जाएगा, जो कि लगभग लगभग 1300 प्लस पेजेज में बना हुआ है। इस कंटेंट को कहाँ से ये कंटेंट डाउनलोड करना है सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपको ना सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा यूपी ट्रिपल एस से ITI इंस्ट्रक्टर फुल टेस्ट प्लस PDF। मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के लिए अवेलेबल है। कंप्यूटर पे आप WW, ठीक है, या आप गूगल पे फाइनली सर्च करिएगा सक्सेज, यहाँ पे मैं स्पेलिंग आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सक्सेज कैरियर, ठीक है, डॉट क्लास एक्स डॉट को डॉट इन, ठीक है। सेम चीज़ आप इस वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं, सक्सेस कैरियर डॉट क्लास एक्स डॉट को डॉट इन, ठीक है। या आप यहाँ पे आएंगे ना, ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पेड टेस्ट सीरीज मिलेगा। या आप आल कोर्सेस में भी जाएंगे ना, यहाँ पे आल कोर्सेस में भी जाएंगे तो सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर फुल टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसी टेस्ट सीरीज को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। या आप पेड टेस्ट सीरीज में आके भी यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर फुल टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। टोटल अभी 9th है, कल आप लोगों को एक और मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो कि 10th हो जाएगा, ठीक है। साथ में उसका PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टेस्ट का PDF। यहाँ पे जो टेस्ट आप देंगे इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, कंटेंट जो मैंने बोला कि आप लोगों को 1368 पेज में बना हुआ है, 1300 प्लस पेजेज मानिए इसको। इसको आप लोगों को ई बुक और प्रीवियस ईयर सेक्शन में आपको आ जाना है। यहाँ से आकर आपको यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर स्टडी मटेरियल लिखा होगा, ये आपको यहाँ से भी डाउनलोड कर लेना है। कि अगर आप पूछेंगे कि इस कंटेंट में क्या क्या शामिल किया गया, तो चलिए मैं एक बार इस कंटेंट को भी दिखा देता हूँ। देखिए ये कंटेंट है, ये कंटेंट आपको ना कई किताबों से लेकर कई क्लासों से लेकर बनाया गया है, ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये कंटेंट ना बहुत जगह से लिया गया है, इसलिए आपको ये टोटल 1300 प्लस पेजेज में ये बना हुआ है। 1300 प्लस पेजेज में कई जगह से कंटेंट खोजा गया है, बहुत ज़्यादा जगह से कंटेंट को यहाँ पे इंक्लूड करके बनाया गया है, ठीक है। जो कि आप अगर आप लोग कंटेंट इधर उधर से जुगाड़ लिए हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप इधर भी आएंगे ना, देखिए नीचे मैं आ जा रहा हूँ, इधर आप लोग को सारे कंटेंट मिलेंगे और भी यहाँ पे हिंदी वगैरह का भी बढ़िया कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग टेस्ट अवश्य लगाइएगा, टेस्ट काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। वो आप लोग एक डेमो भी है, पेड टेस्ट सीरीज में जाकर आप लोग डेमो ले सकते हैं पेड, ठीक है, टेस्ट सीरीज का। फिर उसके बाद आप ज्वाइन करिएगा अगर आपको समझ में आएगा, ज्वाइन करना चाहिए तो। चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं श्रम कल्याण कानून के बारे में। यहाँ पे 132 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये याद रखना है, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम ये 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। और फैक्ट्री एक्ट क्या है, ये 1948 है, ठीक है। तो याद रखना है, अगर लागू पूछेगा कब हुआ तो 1 अप्रैल 1949, अदरवाइज आपको क्या करना है, फैक्ट्री अधिनियम क्या है, 1948 है। दूसरा यहाँ पे कारखाना अधिनियम संबंधित है, तो ये सुरक्षा संबंधी उपायों से संबंधित है। कारखाना अधिनियम यही 1948 है। फैक्ट्री कारखाना अधिनियम को ही फैक्ट्री एक्ट या फैक्ट्री अधिनियम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मातृत्व लाभ तथा प्रसूति लाभ अधिनियम के अंतर्गत माताओं को कितने तक के सवेतन अवकाश प्रावधान होता है? तो 6 से 12 सप्ताह तक के सवेतन अवकाश प्रावधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, ठीक है, क्या है, ये 1923 है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है, लेकिन ये पूछा है कि कब लागू हुआ था, तो ये
1 जुलाई 1924 को आपको याद रखना है, डेट भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 1924 को ये लागू हुआ, ठीक है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है और ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, पांचवा। यहाँ पे 5वां नंबर का आप देखेंगे, दिया है औद्योगिक श्रमिकों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में शुरू कब हुई थी? तो ये शुरू हुआ था 16 नवंबर 1995 को। ये नया क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऐप में भी। दिया है वेतन अदायगी नियम के अंतर्गत आमतौर पर एक व्यक्ति के वेतन से कटौती की निर्धारित सीमा वेतन का प्रतिशत होता है। तो देखिए, वेतन अदायगी में मैक्सिमम जो कटौती की जा सकती है वो 50% से अधिक नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां। दिया है मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार सेवा मुक्त मजदूरों को उनके सेवा समाप्ति के दिन कितने दिन बाद ही भुगतान कर देना चाहिए? तो 2 दिन बाद। 2 दिन बाद ही, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं पे सेवानिवृत्त हैं और आपका काम खत्म हो गया है या आपको कंपनी से निकाला जा रहा है, तो दूसरे दिन ही आपके पैसे मिल जाने चाहिए, भुगतान हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में। और कर्मचारी राज्य बीमा ये निगम क्या है? 1948 है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या निगम या एक्ट 1948 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत प्रमाणित अस्थायी आदेशों के विरुद्ध कितने % का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे याद रखना है, इसे हमें 30 दिनों के भीतर ही अपील करना होगा। क्या क्या अपील किया जाता है? तो प्रमाणित अस्थायी आदेश को 30 दिनों के भीतर लागू करने का प्रावधान है और प्रमाणित अस्थायी आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर ही अपील करने का भी प्रावधान है। उसी प्रकार अस्थायी आदेशों का सुचारू रूप से पालन करने की समस्त जिम्मेदारी अस्थायी आदेश प्रमाणित करने वाले अधिकारी को ही होता है। और ये औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम कब आया? 1946, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मुख्य टर्म था जो मैं आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है ठेका श्रमिक नियोजन और उन्मूलन अधिनियम में लागू किया जाता है। तो कब लागू किया गया? ठेका श्रमिक नियोजन और उन्मूलन अधिनियम ये 1970 में लागू किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है के अनुसार 500 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले फैक्ट्रियों को एक क्या नियुक्त करना होता है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए श्रमिक कल्याण अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता है, वो है फैक्ट्री अधिनियम के तहत श्रमिक कल्याण अधिकारी को नियुक्त करना पड़ता है, जहाँ पे 500 से अधिक श्रमिक होते हैं, 500 से अधिक कर्मचारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए दिया हुआ है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार से कम आयु के बच्चों को रोजगार देना निश्चित है। तो आपको पता होना चाहिए 14 वर्ष से कम बच्चे की आयु है, 14 वर्ष से कम है तो उसे रोजगार देने का निषेध है, मना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर। दिया है कारखाना अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों एवं उनके मालिकों के बीच क्या संबंध होता है? व्यक्तिगत, सार्वजनिक। तो देखिए श्रमिक है और मालिकों के बीच औद्योगिक संबंध होता है, यानी कि वो उद्योग से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर। दिया है कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु पर उसके आश्रितों को अधिकतम भुगतान कितनी की जाती है? तो ये 35,000 भुगतान की जाती है। और ये अधिनियम कब बना? तो याद रखिएगा, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक बीमा योजना या बीमा अधिनियम ये 1976 में आया था, ये भी याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। चलिए इसको मिलान करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए तभी आपको मिला पाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कारखाना अधिनियम कब बना था? 1948 को बना था, ठीक है। औद्योगिक, और उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय संघ अधिनियम ये कब बना था? तो यहाँ पे देखेंगे उत्पादन अधिनियम, ठीक है। उत्पादन अधिनियम कब बना था? तो ये 1976 में बनता है। कारखाना अधिनियम 1948 हो ही गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम ये कब बना था? तो ये बना था, ये कौन सा ऑप्शन है? 1947, ठीक है, 1947 में बना था। उसके बाद व्यवसाय संघ अधिनियम ये कब बना था? तो ये बना था 1926 में, ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए, कारखाना अधिनियम 1948, उत्पादन अधिनियम ये कब बना था? तो ये 1976 में। औद्योगिक विवाद अधिनियम ये कब बना था? तो 1947 में। और उसके बाद व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में। ऐसे आपको सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, ये भी सुमेलित करने वाला है, तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला है कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, ठीक है। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम ये कब बना था? तो 1923 में बना था, ठीक है।
उसका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये भी 1948 में बना था। उसका कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में बना था। और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम ये 1961 में बना था। याद रखिएगा 1961 में एक और अधिनियम बना था। कौन सा वो अधिनियम था? तो अप्रेंटिसशिप एक्ट ये बना था, प्रशिक्षु अधिनियम। ठीक है, ये 1961, ये भी याद रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में मुख्य प्रावधानों को शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया था संघों का पंजीकरण और अधिकार और सुविधा का पंजीकरण करना। श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में मुख्य प्रावधान में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 18 नंबर यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे 18 नंबर दिया है, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत प्रमाणित अस्थायी आदेश उस तारीख को दिन समाप्त होने पर लागू होते ही जिस तारीख को ऐसे आदेशों को अधिकृत प्रतिलिपियां पार्टियों को भेज दी जाती है, तो वह है तारीख 30 दिन के समाप्त होने पर। ये देखिए औद्योगिक नियोजित अस्थायी आदेश अधिनियम, याद रखिएगा ये जब भी वर्ड आएगा ना, औद्योगिक नियोजन अस्थायी अधिनियम, अपील करने का भी बात आएगा तो 30 दिन है। और प्रमाणित अस्थायी आदेश तारीख दिन समाप्त होने पर लागू होते हैं, वो भी 30 दिन है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिक भी अच्छा है। औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश से अधिनियम से दिन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो 30 दिन आपको याद रखना है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य उपबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये आश्रितों के लाभ मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य उपबंधों में ये नहीं है। मजदूरी भुगतान अधिनियम में आश्रितों को लाभ कब मिलता है? तो ये क्या है? कर्मिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में मिलता है। ठीक है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत आश्रितों को लाभ मिलता है। और आश्रितों को लाभ कितना मिलता है? वेतन का 2/5। अगर कोई मान लीजिए कि मजदूर है, वो मर गया है, तो उसकी पत्नी यानी कि विधवा को 2/5 मिलेगा। और उसके अगर लड़का है और 18 साल से कम एज है तो उसको भी 2/5 मिलेगा। और अगर उसकी अविवाहित स्त्री यानी कि बेटी है तो उसको भी 2/5 वेतन का मिलेगा, ये याद रखना है। अगर ये तीनों में से कोई नहीं है तो उसके संबंधी को कोई भी मिलेगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 ऐसे व्यक्ति लाभ पर लागू होता है जो कि किस पे लागू होता है? तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उस पर लागू नहीं होता है, याद रखना है। उसके बाद प्रसूति लाभ किस पे? कारखाना अधिनियम 1948 पे लागू होता है। औद्योगिक नियोजन अधिनियम इस पे भी लागू होता है। और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 पे भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठेका मजदूरी नियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 याद रखना है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ठेकेदार मजदूर अधिनियम ये क्या है? जब देखेंगे इस समय बहुत से काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो श्रमिक और जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है इसके बीच में क्या है? तालमेल बना रहे, इसलिए ये अधिनियम 1970 में लाया गया। ठीक है, तो ठेकेदार के मजदूरों की व्यवस्था करना और कुछ निश्चित परिस्थितियों में ठेके के मजदूरी का उन्मूलन करना, ये दोनों शामिल है। इस प्रकार करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अभी यहाँ पे 132 के आसपास क्वेश्चन है। चलिए, तो अभी हम आगे और बढ़ेंगे। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ ना यहाँ से ये वाला स्टार्ट करूँ। उससे पहले कुछ अधिनियम है जो इंपॉर्टेंट है, आपको बाई हार्ट याद रहना है। तो मैं यहाँ पे एक जगह लिखवा देता हूँ, अगर आप कापी कलम लिए होंगे तो मेरे साथ लिखते रहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं पहला आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे कर्मचारी। ठीक है, मैं 60 में लिख रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना। बीमा योजना ये कब आया था? तो ये आया था 1976 में। देखिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। मुझे थोड़ा मोबाइल पे लिख रहा हूँ इसलिए लिखना नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए 60 में लिख रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे कारखाना अधिनियम 1948, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कारखाना अधिनियम 60 में लिखना पड़ेगा। कारखाना अधिनियम 1948, ये भी याद रखना है। अगला तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कर्मकार प्रतिकार अधिनियम। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम एक्ट, ये कब आया था? कर्मकार प्रतिकार अधिनियम तो 1923, आपको याद रखना है। चौथा, चलिए चौथा देख लीजिए, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, एक्ट लिख दूंगा अधिनियम को। तो ये कब आया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को आया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पांचवा यहाँ पे देखेंगे। पांचवा बोनस भुगतान अधिनियम। बोनस
देखिए किताब में आप लोगों को जल्दी हो सकता है कहीं बहुत जगह से कंटेंट लिया हूँ तो कुछ नया चीज़ें मिलेंगी। बोनस भुगतान अधिनियम, ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम में बोल दे रहा हूँ ज़्यादातर, वो आप लोग को याद रखना है, 1948 है। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये भी याद रखना है। औद्योगिक विवाद एक्ट यानी कि अधिनियम क्या कब है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। उसके बाद 7वां यहाँ पे देखेंगे आप लोग, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, ठीक है, एक्ट, ये कब आया था, तो ये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में आया था। अगला 8वां नंबर देखेंगे, उत्साधन अधिनियम, ठीक है, उत्साधन अधिनियम एक्ट, ये कब आया था उत्साधन अधिनियम, तो ये 1976 में आया था। 1976 में एक और अधिनियम आया था, आपको याद होना चाहिए, तो उस समय आया था बाल श्रम, तो 1986 में आया था। और एक आया था, रुकिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, समान पारिश्रमिक अधिनियम आया था 1976 में, वो भी याद रखना है आप लोगों को। उसका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 बता ही दिए। अगला है यहाँ पे नियोजन, मैं यहाँ पे अगला लिख दे रहा हूँ, नियोजन अस्थाई आदेश, अस्थाई आदेश, अस्थाई आदेश, अस्थाई आदेश अधिनियम, ठीक है, ये कब आया था, नियोजन अस्थाई आदेश अधिनियम 1946 में आया था, ये याद रखना है। उसके बाद अगला देखेंगे, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, अविनियमन एवं उत्पादन 1970, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में आया था, उत्पादन संदाय अधिनियम 1972 में आया था। ये सभी पॉइंट याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी देख लेते हैं। यहाँ पे अभी देखिए, अभी ना हम लोग पास 100 लगभग 22 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लगातार देखेंगे। दिया हुआ है कि संशोधन और पुनरीक्षित भारतीय कारखाना अधिनियम के अनुसार ओवर टाइम सहित कार्य घंटे प्रति सप्ताह से कितने अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यदि एक सप्ताह में अगर देखिए संशोधन और पुनरीक्षित भारतीय कारखाना अधिनियम के अनुसार ओवर टाइम सहित आपका सप्ताह में 60 घंटे से अधिक वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कारखाना अधिनियम में व्यवस्था है कि किसी कारखाने में एक महिला कामगार निम्नलिखित समय के बीच काम कर सकती है। तो देखिए कोई भी महिला हो या बालक हो, उनको 6 बजे से शाम 7, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही वर्क करना है, महिला हो या बालक हो कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखिए, भारतीय कारखाना अधिनियम के अनुसार किसी बाल कामगार के प्रतिदिन कितने घंटे अधिकतम काम करना निषिद्ध है। तो बाल कामगार के लिए प्रतिदिन 4.5 घंटा से अधिक काम करना निषिद्ध है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कारखाना अधिनियम सामान्यतः किसी भी स्थापना पर लागू होता है जिसमें देखिए 20 से अधिक कामगार या नियुक्ति होते हैं और निर्माण की प्रक्रिया बिजली की मदद से होती है। तो अगर बिजली की मदद से होती है तो 10 प्लस है, तब भी वो क्या हो जाएगा, कारखाना अधिनियम उस पर लग जाएगा। देखिए यहाँ पे गौर चीज़ से समझना है, अगर बिजली की सहायता से 10 प्लस लोग हैं तो वहाँ पे कारखाना अधिनियम लगेगा। अदरवाइज 10 हैं लेकिन बिजली से नहीं काम है, 10 से कम है, तो वहाँ पे कारखाना अधिनियम नहीं लगेगा। और अगर बिजली नहीं है और 20 से अधिक कर्मचारी है, बिजली नहीं भी है, तो वहाँ भी ये कारखाना अधिनियम लग जाएगा, ये भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कारखाना अधिनियम 1948 का प्रावधान नहीं है। तो यह बीमारी, मातृत्व, रोजगार, चोट के मामले में कर्मचारी को लाभ, ठीक है, ये इसके मुख्य प्रावधान नहीं है कारखाना अधिनियम में। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण करना है, कार्य घंटे और मजदूरी, स्वास्थ्य, वार्षिक छुट्टी, ये क्या है, कारखाना अधिनियम में आता है। बाकी बीमारी, मातृत्व, रोजगार, चोट, ये क्षतिपूर्ति वाले अधिनियम में आएगा, ठीक है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, कारखाना अधिनियम के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद बने कारखानों में प्रत्येक कामगार के लिए न्यूनतम कितना घन मीटर स्थान होना चाहिए। तो 9.9 घन मीटर स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारखाना अधिनियम के अनुसार या इससे अधिक कामगारों को नियुक्ति करने वाले कारखानों को श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको मैं बताया था ऑलरेडी, 500 प्लस अगर श्रमिक हैं तो वहाँ पे श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में दिया होगा, हाँ 8वां में देखिए 500 दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारखाना अधिनियम के अनुसार, ठीक है,
से अधिक महिला कामगार को नियुक्त करने वाले कारखानों को क्रेच की आवश्यकता होती है, तो 30 से अधिक अगर महिला कामगारों की नियुक्ति करते हैं तो कारखाना अधिनियम के तहत क्रेच की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारखाना अधिनियम का अध्याय 4 से क्या संबंधित है? तो ये सुरक्षा से संबंधित है। कारखाना अधिनियम कब आया था? 1948 में, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारखाना अधिनियम के अनुसार जिस कामगार में एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन का काम किया है वह अगले वर्ष मजदूरी के साथ छुट्टी का हकदार होगा और सवेतन उसको दिया जाएगा। कितना? 240 दिन अगर कम से कम कैलेंडर वर्ष में वर्क किया है तो कोई कामगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारखाना अधिनियम के अनुसार किसी वयस्क कामगार के लिए कार्य की अवधि इस प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिए कि आराम के लिए अंतराल सहित किसी भी दिन में 10.5 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन समूचे देश में कारखाना अधिनियम लागू कराने के काम में तालमेल बैठाता है? तो DGFSLI ये कारखाना अधिनियम को लागू कराने और तालमेल बैठाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारखाना अधिनियम वर्ष 1987 में संशोधन किया गया और इसमें संबंधित अध्याय 4 में जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया? तो ये खतरनाक प्रक्रियाओं संबंधित अध्याय 4 में जोड़ा गया और इसी में सुरक्षा भी जोड़ा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको देखिए, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 1 जुलाई 1924 को प्रभाव में आया है। ये डेट आपको याद रखना है, मैं पहले ये क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर का दिया हुआ है, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? तो ये किस पे नहीं लागू होता है, ये देख लीजिए। तो ये लागू ऐसे व्यक्ति जिनके नियुक्ति आकस्मिक किस्म की है उस पर भी कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम नहीं लागू होता है। सशस्त्र सेनाओं के कार्यरत व्यक्ति पे लागू नहीं होता है और उसका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में आने वाले कामगार के भी लागू नहीं होते। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम रेलवे में काम करने वाले पे लागू होता है, जहाँ पे रिस्क वाली काम है ना वहाँ पे। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी ये क्या है, लागू नहीं होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम निम्न में से किसके मामले में हर्जाने की व्यवस्था करता है? तो ये हर्जाने की व्यवस्था कब करेगा? अपंगता के कारण कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 के अधीन क्या होता है, हर्जाना यानी कि मुआवजा की व्यवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला दिया है, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम वर्ष, ठीक है 1 मिनट, 1995 के संशोधन के अनुसार मृत्यु के लिए हर्जाने की अधिकतम रकम कितना फिक्स किया गया था? तो कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम वर्ष 95 के संशोधन के अनुसार मृत्यु के लिए हर्जाने यानी कि मुआवजा का अधिकतम जो रकम है वो 2,28,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 बिजली का उपयोग, ठीक है, या अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति करने वाले सभी गैर मौसमी कारखानों पर लागू होते हैं। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कितने लोगों पे? तो 10 लोगों से अधिक बिजली, मैं अभी आप लोगों को ऊपर भी बताया हूँ 10 प्लस है और बिजली से वर्क कर रहा है उस पर लागू हो जाएगा, या बिजली नहीं है 20 से अधिक कैंडिडेट मतलब कर्मचारी हैं तो वहाँ भी लागू हो जाएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ता कवर किए गए कर्मचारी को देय मजदूरी का कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो ये कितना प्रतिशत होता है? 4% योगदान करता है कर्मचारी देय योग मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी अपनी मजदूरी का कितना % योगदान कर सकता है? तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत ये 1.5%, ठीक है, योगदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये याद रखना है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब आया था? 1948 में, याद रखिएगा। के अंतर्गत बीमारी की लाभ के लिए अधिकतम अवधि 2 क्रमागत लाभ अवधियों में कितने दिन का होता है? तो 2 क्रमागत लाभ के अवधियों में 91 दिन का होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति को क्या भुगतान किया जाता है? तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब आया था? 1948 के अंतर्गत मातृत्व लाभ अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति को क्या करते हैं? पूरी मजदूरी को भुगतान किया जाता है, ठीक है, यानी कि मजदूरी कोई आपका नहीं काट सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ESI, ठीक है, अधिनियम के अनुसार देय मातृत्व लाभ की अवधि कितनी होती है? तो देय मातृत्व लाभ की जो अवधि होती है वो 12 सप्ताह होता है, ESI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे चलते हैं, आ जाइए यहाँ पे,
24 नंबर देखिए, कौन सा उच्च प्रशिक्षण संस्थान प्रिंटिंग व्यवसायों के लिए पाठ्यक्रमों को आयोजित करता है? तो ये आयोजित करता है एटीआई कानपुर। ठीक है, एटीआई कानपुर, इसे फिलहाल में एनएसटीआई, ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ये सीआईटीएस कॉलेज है जहाँ से लोग सीआईटीएस करते हैं, उसी को एटीआई कानपुर बोला जाता है। तो उच्च प्रशिक्षण संस्थान प्रिंटिंग व्यवसाय के लिए पाठ्यक्रमों को आयोजित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि केमिकल व्यवसायों के लिए कौन सा उच्च प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम आयोजित करता है? तो ये आपको याद रखना है, एटीआई कोलकाता। ठीक है, एटीआई कोलकाता, यानी कि वही एनएसटीआई कोलकाता, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशकों के लिए स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये चेन्नई, मुंबई सब जगह है, कोलकाता में भी है, हैदराबाद में है, कानपुर में है और लुधियाना में भी है, उपरोक्त सभी। यानी केंद्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सीआईटीएस कॉलेज कहाँ कहाँ है? तो इन सभी जगह पे याद रखना है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेंगलुरु में फोरमैन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना में जिस देश ने सहयोग किया वह है? तो बेंगलुरु में फोरमैन प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें कौन सा देश सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया है जर्मनी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है वायलर अटेंडेंट शिक्षुता प्रशिक्षा किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो बॉयलर अटेंडेंट आपको याद रखना है, ये पावर प्लांट व्यवसाय ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट एटीआई हैदराबाद की स्थापना में किस देश का सहयोग मिला है? तो किस देश का सहयोग मिला है यहाँ पे? तो ये मिला है एसआरडीए का सहयोग मिला है। नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षु एवं उनके प्रशिक्षण के लिए निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? तो 14 वर्ष होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत। ठीक है, यहाँ पे प्रशिक्षु का मतलब होता है अप्रेंटिसशिप एक्ट। ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखिए 31 नंबर, दिया हुआ है कि नियोक्ता प्रशिक्षु को किस रूप में भुगतान करता है? चेक या डीडी या स्टाइपेंड या? तो देखिए, नियोक्ता प्रशिक्षु को स्टाइपेंड द्वारा प्रदान करता है, याद रखिएगा, स्टिपेंड। देखेंगे, अप्रेंटिस करने वाले को सैलरी नहीं बोली जाती है, उसे बोला जाता है स्टाइपेंड। ठीक है, स्टिपेंड ये बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बालक को काम पर नहीं रखा जाएगा? तो ये सभी को पता है, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 32 के बाद 33। देखिए अगला क्वेश्चन ये, प्रशिक्षु अधिनियम पारित किया गया 1961 में, यानी कि प्रशिक्षु अधिनियम यानी कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, याद रखिएगा। कारखाना अधिनियम किस प्रांत को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है? तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है कारखाना अधिनियम। ठीक है, क्योंकि 1948 में बनाया गया था और 1948 में जब ये आया था उस समय 370 धारा कहाँ पे थे? जम्मू कश्मीर में लागू थे। इस समय ये कारखाना अधिनियम पूरे देश में लागू है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि मालिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे निम्न में से किस दंड का प्रावधान है? 6 माह का कैदी, 3 माह का सजा या 2000 रुपये, 1 वर्ष की सजा या 5000 जुर्माना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है, 3 माह की सजा या 2000 रुपये। देखिए, कारखाना अधिनियम के तहत अगर कोई मालिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करेगा तो 3 माह का सजा होगा और 2000 रुपये। फिर यही सजा अगर दोबारा कर रहा है तो ये 3 माह की जगह 6 माह की सजा हो जाएगी और पैसा भी डबल हो जाता है, लगभग 4000 रुपये हो जाएगा, ये याद रखिएगा अगर फिर से उल्लंघन कर रहा है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य प्रावधान है? तो मुख्य प्रावधान इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा का कल्याण करना कारखाना अधिनियम का मुख्य प्रावधान है। कार्य के घंटे और मजदूरी के साथ वार्षिक छुट्टी, ये सभी क्या है? कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजदूर द्वारा कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करने पर उसे कितना जुर्माना देना पड़ता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो उसे 20 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा अगर कारखाना अधिनियम 1948 का उल्लंघन करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारखाना अधिनियम के अनुसार ऐसे कारखाने जहाँ शिशु सदन बनाने की व्यवस्था आवश्यक हो वहाँ निम्न कितने श्रमिक महिलाएं कार्य करती हों? तो वहाँ पे कितने श्रमिक महिला कार्य करती होंगी? तो वहाँ पे करती होंगी टोटल 30, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कारखाना अधिनियम 1948 को लागू करने का कार्य समन्वय करता है? तो 1948 कारखाना अधिनियम कौन लागू करता है? तो इसे लागू करने वाला DGFSLI, ठीक है, याद रखना है, DGFASLI याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया जाता है? तो श्रमिकों को मुआवजा देना है
तो उसमें कौन सा आएगा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम। कब आया था ये, 1923 में, याद रखना है 1923 में। कारखाना अधिनियम 1948 में, ये आपको याद रखना है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में। मजदूरी भुगतान अधिनियम ये कब आया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये याद रखना है, मजदूरी भुगतान अधिनियम कब आया था, 1936 में आया था। एक है और इसी में न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम आ जाएगा तो 1948 याद रखना है, और मजदूरी भुगतान अधिनियम आ जाएगा तो 1936, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक को किस आधार पर भुगतान किया जाता है। सबसे पहले इसका डेट याद रखिए, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 याद रखना है। तो किस आधार पर भुगतान किया जाता है, तो ये भुगतान किया जाता है मासिक वेतन के आधार पर। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक को किस आधार पर भुगतान किया जाता है, तो मासिक वेतन के आधार पर भुगतान किया जाता है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको मासिक ही पैसा मिलेगा, न कि वार्षिक, न ही साप्ताहिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, यहाँ पे चलिए 41 हो गया, 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिया है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको देखिए, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम क्या है, 1923 है, और लागू कब होता है, 1 जुलाई 1924 को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने रुपए प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, दिया हुआ है 15,000, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो यहीं पे बहुत कुछ याद रखना है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 पहला। दूसरा यहाँ पे याद रखना है कि इसमें आप लोग को कहाँ पे लागू होता है, ठीक है, तो ये लागू होता है विद्युत शक्ति से। अगर 10 श्रमिक हैं, ठीक है, 10 या 10 प्लस 10 है, और वहाँ पे बिजली से कार्य संपादन होता है तो वहाँ भी लागू हो जाएगा। अगर बिजली नहीं है तो 20 प्लस अगर वहाँ पे कर्मचारी है तो वहाँ पे भी लागू हो सकता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो ये दुकान, होटल, सिनेमा, समाचार प्रतिष्ठान में लागू हो जाता है, ये याद रखिएगा। और इसका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का मुख्य कार्यालय, ठीक है, कहाँ है, तो ये भी दिल्ली है, ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित कारखाना अधिनियम 1987 में अध्याय 4A में किससे संबंधित जोड़ा गया, तो ये संबंधित जोड़ा गया संकटमय क्रियाओं से, जैसे कि सुरक्षा, सावधानी वगैरह, इसी अधिनियम में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर दिया है कि निम्न में कौन सा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का प्रावधान है। तो 1923 का प्रावधान जो है वो भुगतान के नियम में भी है, आश्रितों को मान्यता प्राप्त और क्षति भुगतान का दर, ये सभी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षतिपूर्ति अधिनियम में दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में भुगतान की राशि कितनी होनी चाहिए। तो क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में मृत्यु होने पर स्थिति में भुगतान की जो राशि है वो कितना है, तो वो याद रखना है आपको 4 यानी 4.5 लाख, 4.56 लाख, यानी कि 4,56,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। तो ये लागू नहीं होता है, एक व्यक्ति जिसका रोजगार आकस्मिक प्रवृत्ति का हो, इस पर लागू नहीं होगा। सेना में सेवारत जो है व्यक्ति, उस पर भी लागू नहीं होगा। जो श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उस पर भी लागू नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 निम्न में कितने कर्मचारी होने पर लागू होता है। तो 10 प्लस, याद रखिएगा 10 प्लस बिजली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 किन किन कार्य क्षेत्रों में लागू होता है। तो रेलवे, कारखाने और उद्योग, ये सभी जगह लागू होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मजदूरी भुगतान अधिनियम ये कब आया था, तो याद रखना है मजदूरी भुगतान अधिनियम ये कब आया था, तो ये 1 मिनट, तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 याद रखना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 याद रखना है। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य प्रावधान कौन से हैं इसमें, तो मुख्य प्रावधान है समय पर भुगतान होना चाहिए, भुगतान में नियमितता होनी चाहिए, और अनुचित कटौतियों पर प्रतिबंध होना चाहिए। क्या होता है अनुचित कटौतियाँ, देखिए अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो मालिक आपको मनमौजा वर्क तो करवा लेगा, लेकिन आपके कार्य के हिसाब से पैसा नहीं देता है, उसी को मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत विवादों को सुलझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 के बाद 51 नंबर पे चलते हैं। दिया, मजदूरी भुगतान अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनका मासिक वेतन कितना होता है। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम क्या है, 1936 अभी है,
कम से कम ये क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम मजदूरी यहाँ पे 1600 है, उन पर मासिक वेतन होना चाहिए, उन पर लागू हो जाता है। नेक्स्ट है, आमतौर पर एक व्यक्ति के वेतन से कटौती की निर्धारित की सीमा वेतन अदायगी अधिनियम के अंतर्गत वेतन अवधि में राशि का कितना प्रतिशत है, तो अभी हमने ऊपर भी ये प्रतिशत बताया था 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर दिया है, मजदूरी की सेवा समाप्ति के कितने दिन की समाप्ति से पहले भुगतान कर देना चाहिए। तो देखिए, सेवा समाप्ति हो जाए या आप काम छोड़ दें या आपको काम से निष्कासित कर दिया जाए तो उसके दूसरे दिन ही आपको क्या हो जाना चाहिए, भुगतान कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार प्रसूति लाभ कितने सप्ताह तक के लिए देय होता है, तो ये 12 सप्ताह के लिए देय होता है। 6 से 12 सप्ताह आपको याद रखना है, यहाँ पे 12 सप्ताह आप मारेंगे मैक्सिमम केस में। अगर जो भी कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आपको पेड टेस्ट सीरीज में जाकर, ठीक है, एक बार मैं टेस्ट को भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, पेड टेस्ट सीरीज में जाकर यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर फुल टेस्ट सीरीज मिलेगा। टोटल एग्जाम से पहले पहले आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसको आप लोगों को लगा देना है। यहाँ पे आप लोगों को पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है डेमो के रूप में, यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क का और 120 मिनट में मिलेगा, जो एग्जाम पैटर्न पे है, जो कि आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग भी देगा, तो एक्चुअल मार्क आपको पता चलेगा। और बिल्कुल ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जैसे आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब आगे एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपको ना सब्जेक्टिव नॉलेज यानी कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 60 क्वेश्चन आएगा, तो ये 60 क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्टिव नॉलेज से 60 क्वेश्चन है, उसके बाद जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन, तो सभी को इंक्लूड करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन कहाँ पे थे उसको देखते हैं। हाँ, 54 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये 12 सप्ताह हो ही गया था। चलिए आगे देखते हैं, मजदूरी भुगतान अधिनियम कितने रुपए मासिक वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों पे लागू होता है, तो ये 6500 प्राप्त कर रहे हैं उनके ऊपर मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजदूरी भुगतान अधिनियम, ठीक है, कब है, 1936, ये भी याद रखना है, के अंतर्गत जुर्माने की राशि मजदूरी अवधि में देय मजदूरों को कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मजदूरी भुगतान अधिनियम में दर्शाया गया कि मजदूरी अवधि में अंतिम दिन के पश्चात मजदूरी का भुगतान नियत दिन के समाप्त होने के पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यदि संस्थान में 1000 से अधिक कर्मचारी है तो नियत दिन कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखना है, अगर कर्मचारी 1000 से अधिक है तो अगले महीने के 10 तारीख से पहले आपको भुगतान, मतलब मालिक को भुगतान कर देना चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और डिटेल से समझाना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, यहाँ पे मैं इसको काट दूँ, कोई कंपनी है सी, और यहाँ पे अगर 1000 प्लस मजदूर हैं तो उनको अगले माह के 10 तारीख से पहले पहले क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। और यहीं पे दूसरा कंडीशन है, अगर 500 कैंडिडेट हैं या इससे कम है तो इसमें क्या है कि 7 तारीख, महीने की 7 तारीख के पहले कर देना है। ठीक है, इसको 1000 भी मान सकते हैं आप, 500 या 1000, तो ये 7 तारीख से पहले, और 1000 से अधिक है तो उनको 10 तारीख से पहले पेमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगला, मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य उपबंधों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं आता, तो मजदूरी भुगतान अधिनियम सबसे पहले 1936 आपको याद रखना है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, तो कौन सा नहीं आता है, तो मजदूरी का निर्धारण, मजदूरी की कटौती, मजदूरी की अदायगी या आश्रितों का लाभ, तो आश्रितों का लाभ इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं आता है, बाकी सभी आता है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 58 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, एक किशोर वह व्यक्ति है, एक किशोर कौन सा व्यक्ति है जिसकी आयु 14 वर्ष हो चुकी है लेकिन कभी अभी तक 18 वर्ष पूरे नहीं हो, वो किशोर है, या जिसकी आयु 15 वर्ष हो चुकी है लेकिन अभी 18 वर्ष पूरे नहीं है, तो यहाँ किशोर किसको बोलेंगे, जिसकी आयु तो 14 वर्ष हो गई है लेकिन 18 वर्ष नहीं हुई है, तो वो किशोर है। यानी कि 14 वर्ष निषेध है, 14 वर्ष के बाद वो काम में लग सकता है, लेकिन वो किशोर हो गया, और 18 अगर हो जाता तो वो किस में आ जाता है, तो वो वयस्क में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, आगे का क्वेश्चन 59 के बाद यहाँ 60 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे बताएंगे, जो भी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ना तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। दिया है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के न्यूनतम मजदूरी के पुनः अवलोकन और संशोधन के लिए उपयुक्त अंतराल निर्धारित करता है, जो कि कितने वर्षों का अधिकतम नहीं है, तो यहाँ पे गौर करेंगे क्या होगा, तो ये कि 5 वर्षों से अधिक नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मजदूर को पुनः अवलोकन और संशोधन के लिए उपयुक्त अंतराल निर्धारित करता है, जो कितने वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे
दिया हुआ है, यहाँ पे मैं पूरा ले रहा हूँ, डी भी आ जाए इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य कार्य दिवस का अर्थ है। तो सामान्य कार्य दिवस का अर्थ क्या है? 9 घंटे वयस्क के संबंध में और 4.5 घंटे बाल श्रमिक के संबंध में करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 62 नंबर, देखिए 62 नंबर यहाँ पे दिया है। छटनी किए गए श्रमिकों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के बदले कितने दिन की दर के अनुसार औसत वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है? तो ये औसत वेतन का 15% क्या है? क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम आपको याद रखना है, ये क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब आया था? तो ये 1952, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, ये याद रखना है। उसके बाद मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पूछा है तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि देना कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत आता है। क्योंकि भविष्य में देखिए सरकार भी चाहती है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके पैसे कुछ काट कर रखे, और आप जब सेवानिवृत्ति हो या काम को छोड़े तो उसी को वो आपको पैसा मिले जिससे कि आपकी भविष्य के काम हो सके। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कर्मचारी भविष्य अधिनियम, 1952 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बालक वह व्यक्ति है जिसने, ठीक है, जिसने क्या कर लिया हो? जिसने वह आयु के 14 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, वो बालक है, ठीक है। नेक्स्ट CIRM, ठीक है, CIRM का अर्थ क्या है? तो याद रखना है CIRM का अर्थ है केंद्रीय औद्योगिक रिलेशन मशीनरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। CIRM सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न स्तर के मामले में जबरन छुट्टी की क्षतिपूर्ति के लिए योग्य सेवा अवधि कितने होने चाहिए? तो ये योग्य सेवा अवधि जो होना चाहिए वो है 190 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए 67 नंबर दिया है कि किस मामले में श्रमिक जबरन छुट्टी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होते हैं? तो ये हकदार नहीं होते श्रमिक ऐसे कारखानों में काम करता हो जहाँ काम मौसमी प्रकृति का हो, वहाँ पे श्रमिक जबरन छुट्टी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होता, क्योंकि मौसम के समय में ही वर्क होगा वहाँ पे और वो छुट्टी लेकर मौसम में ही चला जाएगा तो वहीं पे दिक्कत हो सकती है कंपनी को। नेक्स्ट देखेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि कोष एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन बनाई गई भविष्य निधि योजना कितने उद्योगों में लागू होता है? तो ये कितने उद्योगों में लागू होता है? तो ये टोटल यहाँ पे 177 उद्योगों में लागू होता है। नेक्स्ट, कर्मचारी भविष्य अधिनियम क्या है? 1952 है, याद रखिएगा। निम्न से किस क्षेत्रों में लागू होता है? तो ये लागू होता है आपका उपरोक्त सभी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त सभी जैसे कि इस्पात व लोहा उद्योग में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट एक्ट, ठीक है, कब है? 1952, ये याद रखना है। ये कागज एवं कपड़ा उद्योग, ऐसा कोई भी उद्योग नहीं जहाँ पे ये कर्मचारी भविष्य अधिनियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के वेतन से भविष्य निधि हेतु कई कटौती में से उसके वेतन के कितने बराबर भाग को स्थानांतरित करके पेंशन योजना को स्थापित किया जाता है? ठीक है, तो ये 1/6 भाग को स्थानांतरित करके पेंशन योजना को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार, ठीक है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब आया था? 1923 में। बिना प्रमाण के आश्रित माना जाता है, बिना प्रमाण के आश्रित माना जाएगा अगर वो जायज अवयस्क पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि कोष में कर्मचारी का अंशदान कितना प्रतिशत होता है? तो ये अंशदान जो होता है वो 8/1/3 होता है। नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम 1948, इनमें मुख्य प्रावधान नहीं है। क्या मुख्य प्रावधान नहीं है इसमें? तो मुख्य प्रावधान इसमें बीमारी, प्रसूति, रोजगार घायल हो जाने पर कर्मचारी की लाभ पहुंचाना, ये कारखाना अधिनियम में नहीं आता है, ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 74 नंबर दिया है कि श्रमिक संघ अधिनियम कब लागू हुआ? तो श्रमिक संघ अधिनियम ये 1 जून 1927 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध कोष अधिनियम 1952 के अंतर्गत नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के योगदान का कितना भाग होता है? तो कर्मचारी के कितना भाग होता है? तो ये होता है बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है
कर्मचारी को इस योजना में अंशदान करना इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी से संबंधित है। जैसे कि यह योजना कर्मचारी की मृत्यु के अवसर पर लागू होता है। यह योजना 1 अगस्त 1976 में प्रभावी है। यह योजना अतिरिक्त राशि की अदायगी में उपलब्ध कराती है। ये सभी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो मैंने बताया था ये नई दिल्ली में है। दिल्ली में मैं आप लोगों को बता ही दिया था पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 पर लागू नहीं है, जो अधिनियम से रक्षित है। किस पे लागू नहीं होता है? श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, सॉरी इसको मैं ऐसे मोड़ दे रहा हूँ। चलिए इसको बताइए। तो ये है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम योजना पे श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू नहीं होता है। बाकी कारखाना अधिनियम पे भी, मजदूरी भुगतान अधिनियम पे भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 सन कब लागू हुआ था? तो ये सन इम्पोर्टेंट है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आपको याद रखना है इसको, ये 1 अप्रैल 1948 याद रखना है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम सन 1 अप्रैल 1948 को लागू किया गया। नेक्स्ट, स्नातक इंजीनियर और डिप्लोमाधारियों के शिक्षु संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1974 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दूसरा उच्च प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है देहरादून में। नेक्स्ट, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना आरंभ हुई थी। ये कब आरंभ हुई थी? तो ये 1950 में क्या होता आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 83 नंबर, फैक्ट्री एक्ट, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, फैक्ट्री एक्ट 1978 के अंतर्गत एक वयस्क कार्यकर्ता की पूरी उम्र कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका टोटल 18 वर्ष। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आंखों की सुरक्षा के लिए पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये क्या है? तो ये चश्मे का, सॉरी यहाँ पे आंखों की सुरक्षा के लिए पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। नेक्स्ट, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कैंटीन प्रदान किया जाना चाहिए अगर कारखाने में मजदूरों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो न्यूनतम अगर यहाँ पे देखेंगे 100 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे न्यूनतम कितना है? 250 है, तो 2.5। देखिए फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 वहाँ पे लागू हो जाता है जहाँ पे 100 प्लस कैंडिडेट यानी 100 प्लस कर्मचारी है, वहाँ लागू हो जाता है, याद रखिएगा। दूसरा, अगर 100 से कम है, 100 से मान लीजिए कि कम है, 85 है, अगर काम 6 महीने का है तो वहाँ पे भी कैंटीन सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। दोनों याद रखिएगा। अगला है ईएसआई एक्ट उन कर्मचारी को लागू नहीं है जो कि, ईएसआई एक्ट किस पे लागू नहीं होता है? तो ये लागू नहीं होता है भारतीय नौसेना, सेना, वायुसेना पे नहीं लागू होता है। ईएसआई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉयमेंट कर्मचारी यहाँ पे क्षतिपूर्ति अधिनियम, ये किस पे लागू नहीं होता है? तो भारतीय नौसेना, सेना, वायुसेना के सदस्य पे। बाकी गोदान, आवासीय, होटल कर्मचारी पे ये लागू होता है। ठीक है। और यहाँ पे ईएसआई, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप देख लेंगे। ईएसआई का मतलब होता है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, ईएसआई किस एक्ट को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, एस का मतलब स्टेट, और आई का मतलब इंश्योरेंस, एक्ट का मतलब एक्ट। तो सबसे पहले ईएसआई का यहाँ पे मतलब क्या होगा? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये भारतीय नौसेना, इस पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? तो 1961 में। अगला, कौन सी राशि पेमेंट वेज एक्ट के अनुसार मजदूरी राशि में शामिल नहीं है? तो मजदूरी राशि में ये शामिल नहीं, कोई भी यात्रा भत्ता, ये पेमेंट वेजेस एक्ट के अनुसार मजदूरी राशि में शामिल नहीं है। बाकी महंगाई भत्ता, ओवर टाइम, किसी पुरस्कार के तहत परिश्रमिक को दे, ये सभी क्या है? पेमेंट वेजेज एक्ट में आता है। पेमेंट वेजेज एक्ट अगर देखा जाए तो ये कब आया था? तो 1936 में, आपको याद रखना है, 1936 में पूरे देश में लागू हुआ था। नेक्स्ट, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कर्मचारी का साप्ताहिक कार्य के घंटे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? फैक्ट्री एक्ट के अनुसार तो ये 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ईपीएफ एक्ट 1952, ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अनुसार कर्मचारी को अपनी बेसिक आय का न्यूनतम कितने प्रतिशत अंशदान करना चाहिए? तो ये अंशदान 12% करनी चाहिए। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी की पूरी
उम्र क्या है? तो ये पूरी उम्र किसको मानते हैं? तो जो 18 वर्ष हैं उनको वयस्क कर्मचारी माना जाता है। अगला है भत्ते, और दूसरा यहाँ पे थोड़ा और चीज़ देख लेंगे। सबसे पहला 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे नहीं लगाया जाता। 14 से अधिक है तो वो कार्य पे लग सकता है। 14 से 18 तो उसे क्या बोलते हैं? बालक बोलते हैं, ठीक है। और 18 प्लस को क्या बोलते हैं? वयस्क बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भत्ते के भुगतान के एक्ट अनुसार कौन सी राशि भत्ते में शामिल है? तो ये किस में शामिल है? ये महंगाई भत्ते में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ILO का विस्तार, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 94 नंबर दिया, निम्न में से कौन सा एक प्रोत्साहन देने का उद्देश्य नहीं होता है? तो प्रोत्साहन देने का उद्देश्य जो है क्या नहीं होगा? गुणवत्ता में सुधार करना, ये प्रोत्साहन देने का उद्देश्य है, ठीक है, प्रोत्साहन देने का उद्देश्य है। उत्पादन की उच्च लागत का होना, ये प्रोत्साहन देने का उद्देश्य नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। पूछा क्या है? प्रोत्साहन देने का उद्देश्य नहीं है, तो उत्पादन का उच्च लागत होना ये प्रोत्साहन का काम नहीं है। अधिक उत्पादन होना प्रोत्साहन का काम है। अपशिष्ट को कम करना प्रोत्साहन का काम है। अगला देखिए 95 नंबर, निम्न में से कौन सा एक दस्तावेज KYC मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है? वोटर ID है, ठीक है, यहाँ पे राशन कार्ड भी है, आवासीय प्रमाण पत्र है, लेकिन आय प्रमाण पत्र ये KYC मानदंडों में पूरा नहीं करता है। आपको आय प्रमाण पत्र से आय का पता चलेगा, न कि आपको KYC, यानी कि KYC का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, जिससे कि आपके बारे में पता चले। आय के बारे में बस पता चलता है। राशन से आपके पूरा मतलब क्या है, कहाँ का है, वो सभी पता चलता है। वोटर ID और आवासीय प्रमाण पत्र से भी पता चलता है कि आप कहाँ के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, बेकार हुई सामग्री को पुनः उपयोग योग्य लाभप्रद सामान में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं सामग्री की रिसाइकलिंग करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत कर्मचारियों को मूल वेतन से उनके द्वारा कम से कम कितना अंशदान किया जाना है? तो ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। 8.5% अंशदान किया जा सकता है। नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक काम करने के घंटे कितने से अधिक होना चाहिए? तो 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए बैटरी भी यहाँ पे जा रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि कारखाने में श्रमिकों की संख्या कितने से अधिक है तो कैंटीन सुविधा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 100 दे दिया है ना, बिल्कुल मैं पहले भी बोला था, यहाँ पे 100 दे दिया है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वैसे आंसर में कितना दिया हुआ है मैं कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, 100 प्लस, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ना बुक में वो 250 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 250 मानकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए कभी ना यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पढ़ा था जो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे साप्ताहिक दिया हुआ था, एक किताब में मैं 2 किस्म का पढ़ लिया हूँ। साप्ताहिक जो चालू होता है वो किस दिन से चालू होता है? तो शनिवार रात्रि से, मध्य रात्रि से दिया हुआ है कहीं कहीं, कहीं कहीं ना यहाँ पे किसी बुक में सोमवार भी मैं पढ़ा था, जबकि असली क्या सही है वो शनिवार वाला, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ध्यान देना है कुछ क्वेश्चन। अगला देखिए, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू हुआ है, कहाँ पे लागू होता है? तो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जुलाई 1924 को। डेट अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो 1 जुलाई 1924 आपको याद रखना है, 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 के बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम को किस स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है? तो ये विकलांगता की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। यानी कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 जो आया, अगर आप कार्य करते वक्त अगर दुर्घटना हो जाती है तो आप विकलांग हो जाते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसी भी कर्मचारी का, तो वो इसी के तहत क्या होता है? भुगतान करता है। नेक्स्ट, निम्न में से केंद्रीय निरीक्षण का लाभ है, ठीक है, निरीक्षण का लाभ है, यानी कि मजदूरी और निरीक्षण के बीच सहसंबंध, ये निरीक्षण का लाभ है। उत्पादन में बाधा केंद्रीय निरीक्षण का लाभ है, या ये नहीं है ना, बाधा उत्पन्न होगा तो ये केंद्रीय निरीक्षण का लाभ थोड़ी ना है। कम उपकरणों का प्रयोग करना, ये क्या है? निरीक्षण का लाभ है, ठीक है। तो ए और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा संगठन के कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो आप सभी को पता है, नई दिल्ली। नेक्स्ट, EPF और MP अधिनियम में स्थापित किया गया है, कब स्थापित किया गया है? तो ये
1952 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न अधिनियम ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2013 में, जिसे हम लोग पोस्को एक्ट बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 106, कर्मचारी पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत गठित आंतरिक परिषद समिति पीठासन अधिकारी किस आधार पर नियुक्त किया जाता है? तो ज्येष्ठता के आधार पर भी किया जाता है, विधि ज्ञान के आधार पर भी। ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए 107 नंबर दिया है, किस अधिनियम को शाही श्रम आयोग में सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधान के अंतर्गत किसे शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था श्रम कल्याण कोष अधिनियम को और उत्पादन संदाय अधिनियम दोनों को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 नंबर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम किन संस्थाओं पर लागू होता है? तो ये लागू होता है जहाँ पे 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्को अधिनियम 2013 में आया था। ठीक है, 2013 के अंतर्गत एक महिला उत्पीड़न के कितने दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करा सकती है? तो ये शिकायत जो दर्ज करा सकती है 90 दिन के भीतर, यानी कि 3 माह के भीतर ये शिकायत दर्ज कर सकती है। अगला है, बोनस भुगतान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1965 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम ये 1976 को लागू हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 याद रखना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों से यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा 1 मिनट। हाँ, भारतीय दास्ता अधिनियम पूछा था, तो वो 1843 याद रखना है। ठीक है, भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 से याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। और अगर आप देखिए, अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ और, यदि आप टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। लगभग 10 टेस्ट आपको मिलेगा। 9 यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो गया है, साथ में इसका PDF मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकर ई-बुक और प्रीवियस ईयर को अगर आप चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि आपको 99 रुपये यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको खोजने में, एक जगह कलेक्ट करने में, डाटा कई जगह से लेने में बहुत समय लगा है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।